इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म द स्ट्रेंज हाउस की। और ये मूवी एक नॉवल पर बेस्ड है विद द सेम टाइटल, जिसकी दोनों एडिशन 2011 और 2013 में पब्लिश हुई थी, जिसकी राइटर है मार्टिना वाइल्डनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर इस मूवी को लेकर आपके कुछ सवाल हों तो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मूवी की शुरुआत में एक फैमिली सिटी से दूर एक छोटे से टाउन में शिफ्ट कर रहे होते हैं। सेबाइन, जो कि एक सिंगल मदर थी, अपने दोनों बेटे हेनरिक और एडी के साथ एक लंबी ड्राइव करने के बाद उस टाउन में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद वहां जेरल्ड भी आ जाता है, जो कि उस घर का केयर टेकर था। वो उन्हें अंदर ले जाकर घर दिखा रहा होता है, और वहां ऊपर एटिक में जाने वाले रास्ते के बाहर हेनरिक को सॉल्ट की एक लाइन दिखती है। बाद में जेरल्ड के जाने के बाद वो सभी अपनी अपनी चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं, और सेबाइन उस घर के पुराने ओनर्स की फैमिली फ़ोटो हटाकर उनके फैमिली फ़ोटो को लगा देती है। जब एडी अपनी चीज़ों को रखने के लिए अपने कमरे में जा रहा होता है तो उसे वो सॉल्ट वाली लाइन दिखती है, और उसे टेस्ट करने के लिए वो गलती से उस लाइन को मिटा देता है। वो पीछे मुड़ के जा ही रहा होता है, तभी एटिक का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, और एडी को ऊपर से कुछ खुसफुसाने की आवाज़ आती है। आगे वो अपनी चीज़ों को रखने के बाद डिनर में पिज़्ज़ा खाकर ही सो जाते हैं, और आधी रात में हेनरिक को कुछ आवाज़ आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो एडी नींद में चलकर उसके कमरे में आ गया था। वो मार्कर से कुछ दीवार पर लिख रहा होता है, और हेनरिक के छूते ही एडी अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने नेबर से मेल मिलाव करने के लिए आते हैं, और उनके डोर स्टेप के बाहर भी वो सॉल्ट वाली लाइन खींची हुई थी। तभी मिसेस सीलोज बाहर आकर उनसे बहुत रूडली कहती है कि देखते हैं आप लोग पिछले ओनर्स की तुलना में कितने ज़्यादा दिन जीते हो। उनकी ये बात सुनकर सेबाइन वापस आ जाती है, और हेनरिक और एडी को जाकर टाउन घूमने को कहती है। घर के बाहर एक पुरानी साइकिल पड़ी हुई थी, तो वो उसे ही लेकर जा रहे होते हैं। तभी एडी को पीछे से रोलैंड माय डियर सुनाई पड़ती है, तो वो दौड़कर सामने वाले सेमेटरी में चला जाता है। जब हेनरिक उसके पीछे पीछे आता है तो देखता है कि एडी रॉल्फ और रोलैंड पोल्समैन के ग्रेव के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था। हेनरिक उसे लेकर वहां से निकल जाता है, और इस तरफ सेबाइन अपनी वर्क प्लेस पर आ गई थी। वो एक स्पियोलॉजिस्ट थी। जो लोग गुफाओं के बारे में काम करते हैं उन्हें स्पियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एनीवेज, हेनरिक और एडी एक पार्क में आ जाते हैं जहां और भी बहुत सारे लोग थे। हेनरिक एडी को दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहता है, और वहीं खड़े होकर फ़ोन चलाने लगता है। उसी समय वहां फ्रिट्ज आकर उससे बात करने लगता है, जो कि इसी टाउन में रहता था। थोड़ी देर बाद वहां कुछ बदमाश लड़के भी आ जाते हैं, और हेनरिक को सिटी बॉय कहकर उसे तंग करने लगते हैं। तो हेनरिक साइकिल लेकर एडी के साथ वहां से जाने लगता है, पर फ्रिट्ज भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। फ्रिट्ज हेनरिक से पूछता है कि क्या उसने अभी तक घोस्ट देखा या नहीं, लेकिन हेनरिक को समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रिट्ज किस बारे में बात कर रहा है। तो फ्रिट्ज उसे उस घर के बारे में बताता है कि जिस घर में उन्होंने शिफ्ट किया है वो एक हॉन्टेड हाउस है। वो उसे अमेलिया पोल्समैन की स्टोरी बताता है कि ये बात 1980 की है। वो गर्मियों का सीजन था। अमेलिया पोल्समैन मशरूम्स कलेक्ट कर रही थी, और उसके दोनों बेटे रॉल्फ और रोलैंड बाहर खेल रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी माँ एक साइकोपैथ है, और उसने डिनर में पॉइजन मिला दिया था। अपने दोनों बेटों को मारने के बाद अमेलिया ने खुद को भी मार दिया। हेनरिक उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और वो घर वापस आ जाते हैं। उसी रात डिनर में पास्ता बनाते समय एडी को खिड़की से एक औरत दिखती है, जो रॉल्फ और रोलैंड के ग्रेव में फूल रख रही थी। पर जब हेनरिक बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। हेनरिक अपने कमरे में आ जाता है, और मिसेस सीलोज को उस लाइन पर और ज़्यादा सॉल्ट डालते हुए देखता है। तभी उसे फ्रिट्ज की बताई उस कहानी के बारे में ध्यान आता है, तो वो लैपटॉप पर इस घर में हुए मर्डर केस के बारे में सर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि इस घर में एक 10 साल का लड़का और एक 16 साल का लड़का, साथ ही उसकी माँ मशरूम पॉइजनिंग से मर गए थे। पुलिस को जांच में ये पता चला कि अमेलिया ने पहले अपने दोनों बेटों को पॉइजन किया और बाद में खुद को, पर उन्हें इसके पीछे का मोटिव पता नहीं चला। लोगों का ये मानना था कि अमेलिया को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। हेनरिक ये न्यूज़ आर्टिकल अपनी माँ को दिखाता है, पर वो कहती है कि ये 40 साल पहले की बात है, अब इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हेनरिक अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से जाने लगता है,
और पीछे से सेबाइन उससे कहती है कि वो इस बारे में एडी से कुछ भी ना कहे। पर बाद में सेबाइन के साथ भी कुछ अनयूजुअल सा होता है, जैसे उनकी फैमिली फोटो दीवार से गायब हो जाती है और पोल्समैन की फैमिली फोटो लग जाती है। और वो जब एडी के कमरे में जाती है तो उसे उनकी फैमिली फोटो उसके बेड के नीचे पड़ी मिलती है। आधी रात में हेनरिक अपने कमरे में डर रहा होता है कि आज भी एडी उसके कमरे में दीवार पर आकर कुछ लिखना ना शुरू कर दे, तो वो उसके कमरे में जाकर चुपके से सारे पेंसिल्स और मार्कर ले लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एडी फिर से हेनरिक के कमरे में आ गया था और इस बार वो कैंची से खुरोचकर दीवार पर कुछ लिख रहा था। और जैसे ही हेनरिक उसके पास जाता है वो देखता है कि एडी की आंखों के सफ़ेद हिस्से भी पूरे काले हो गए थे। खरखर की आवाज़ सुनकर सेबाइन वहां आ जाती है और एडी को लेकर उसे उसके कमरे में सुलाने ले जाती है। हेनरिक जब उस दीवार पर गौर से देखता है तो वहां कुछ अक्षर लिखे हुए थे और उसे उल्टा पढ़ने पर उसमें लिखा हुआ था गोबे। अगले दिन वो एडी की उस वीडियो को फ्रिट्ज को दिखाता है, जिसे सुनकर फ्रिट्ज कहता है कि यह सुनने में थोड़ा स्लोवेनियन लग रहा है। अब उन्हें स्लोवेनियन भाषा नहीं आती थी। तभी वहां से ईडा गुजर रही होती है तो फ्रिट्ज उसे देखकर कहता है कि ईडा को थोड़ी बहुत स्लोवेनियन भाषा आती है। तो वो उसे जाकर एडी की उस वीडियो को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद ईडा कहती है कि इसमें एडी कह रहा है मॉम इज इनोसेंट, और इसका ये मतलब था कि अमीलिया ने अपने दोनों बेटों को नहीं मारा था, यानी कि उसका असली मर्डरर कोई और है। और एडी के अंदर जो आत्मा है वो हम पहले से ही जानते हैं कि रोलैंड है। उसी समय वो बदमाश लड़के फिर से वहां आ जाते हैं और हेनरिक से झगड़ा करते हुए क्रिस उसके नाक में एक मुक्का मार देता है। हेनरिक की नाक टूट जाने से खून लगातार बह रहा था, तो ईडा उसे अपने बैग से निकालकर 2 टैम्पॉन देती है और हेनरिक उन्हें ही अपनी नाक में लगाकर घर आ जाता है। घर पर सेबाइन उसकी टूटी हुई नाक देख लेती है और बाद में वो उसके कमरे में जाकर उसके नाक से खून पोंछने लगती है। वो दोनों थोड़ी देर बैठकर बात कर रहे होते हैं और उसी समय नीचे एडी को फिर से पीछे से रोलैंड माय डियर सुनाई पड़ती है और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे बाहर चला जाता है। जब सेबाइन और हेनरिक नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एडी घर में कहीं नहीं था। बाहर जाने पर मिसेस सीलोस उन्हें बताती है कि एडी सेमेटरी में चला गया है और वहां जाने पर उन्हें एडी रोल्फ और रोलैंड के ग्रेव के पास सोया हुआ मिलता है। उसी रात हेनरिक ईडा से गोबे का मतलब पूछता है तो ईडा उसे बताती है कि स्लोवेनियन में मशरूम्स को गोबे कहा जाता है। और अगर आपको याद होगा तो अमीलिया पोल्समैन और उसके दोनों बेटे भी मशरूम पॉइजनिंग से ही मरे थे। अब ईडा को गुड नाइट कहने के बाद हेनरिक को डर लग रहा था कि एडी आज भी ना उसके कमरे में आकर दीवार पर गोबे लिखना शुरू कर दे, इसलिए वो पहले ही जाकर एडी के साथ ही सो जाता है। अगली सुबह हेनरिक डोरबेल की आवाज़ से जाग जाता है और दरवाजे पर ईडा थी जो उसके नोज ब्लीडिंग के लिए एक दवाई लाई थी। वो दोनों कमरे में आकर बात कर ही रहे होते हैं कि 2 मिनट बाद डोरबेल फिर से बजती है और इस बार दरवाजे पर फ्रिट्ज था। अंदर वो ईडा को भी वहां देखकर बड़े एक्साइटमेंट में कहता है कि अच्छा हुआ तुम भी यहीं हो, हमें एक मर्डर केस सॉल्व करना है। आगे हेनरिक कहता है कि वो इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि असली कातिल कौन है। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि उनकी जान मशरूम पॉइजनिंग से हुई थी। तभी फ्रिट्ज कहता है कि ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सियंस, यानी कि भूत बुलाने की प्रक्रिया करके। तो वो सभी हेनरिक के कमरे में जाकर लाइट्स ऑफ कर देते हैं और ढेर सारी मोमबत्तियां जला देते हैं। फ्रिट्ज को वहां टेबल पर एक पोलरॉइड कैमरा रखा दिखता है तो वो उसे उठा लेता है और कहता है कि एविडेंस के लिए उन्हें फोटो की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो सभी एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके फ्रिट्ज कहने लगता है कि अगर यहाँ कोई आत्मा मौजूद है तो हमसे बात करे। तभी एडी के अंदर रोलैंड की आत्मा आ जाती है और जब ईडा स्लोवेनियन भाषा में पूछती है कि तुम्हें किसने मारा तो एडी खड़ा हो जाता है और ईडा का हाथ पकड़कर उसे एटिक में जाने वाले दरवाजे पर ले आता है और ऊपर की ओर इशारा करता है। वो जब एटिक के अंदर जाते हैं तो एडी के अंदर रोलैंड की आत्मा उन्हें अलमारी की तरफ इशारा करके कहता है गोबे। जब हेनरिक एक फोटो को हटाता है तो उसके पीछे एक छेद था और वहां से उन्हें एक बुक मिलती है। उसे लेकर वो बाहर आ रहे होते हैं और तभी गलती से ईडा का पैर सॉल्ट लाइन पर पड़ जाता है। तो रोलैंड की आत्मा स्लोवेनियन भाषा में चिल्लाने लगती है और वो कह रहा था कि रोल्फ आ गया है, बाहर निकलो। वो जल्दी से एटिक से बाहर भागने लगते हैं और इसी बीच फ्रिट्ज उस पोलरॉइड से एक फ़ोटो ले लेता है। वो सभी हड़बड़ी में वहाँ से भाग निकलते हैं और वो फ़ोटो वहीं गिर जाती है।
जिसमें रोल्फ की आत्मा उनके ठीक ऊपर उस अलमारी पर बैठी हुई थी। एडी इन सब से बहुत थक चुका था, तो हेनरिक उसे नीचे ले जाता है और आगे वो उस बुक को देखते हैं जो कि एक मशरूम बुक थी। हेनरिक को उस बुक के अंदर एक टेप और एक छोटी सी डायरी मिलती है, जिसे देखते ही फ्रिट्ज कहता है कि उसके घर में एक प्रोजेक्टर कैमरा है जिसकी मदद से वो इस टेप को देख सकते हैं। फ्रिट्ज दौड़कर अपने घर उस कैमरे को लाने के लिए चला जाता है और हेनरिक और ईडा उस डायरी को देखने लगते हैं। पर कुछ ही मिनट बाद डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर हेनरिक कहता है कि फ्रिट्ज इतनी जल्दी कैसे आ गया। पर दरवाज़ा खोलने पर बाहर जेरल्ड था, जो उनके घर के कोनों में छिड़कने के लिए स्लग पॉइजन लाया था ताकि स्लग्स घर के अंदर ना घुस पाए। और तभी फ्रिट्ज अपने कैमरे वगैरह लेकर आ जाता है और वो हेनरिक के कमरे में जाकर उस टेप को प्ले करते हैं। साथ ही ईडा उस डायरी को भी पढ़ रही होती है, जिसमें पोल्जमैन फैमिली के इस घर में आने के बाद की कुछ बातें लिखी हुई थी, और ये डायरी रॉल्फ की थी। डायरी में लिखा था कि ये बात 1979 की है। इस टाउन के बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, वो बस मुझे तंग करते रहते हैं। आगे लिखा था कि रोलैंड ने ऑलरेडी अपने दोस्त बना लिए हैं और मॉम हर बार की तरह बाहर मशरूम्स लेने गई है, और यहाँ उन्हें स्क्रीन पर मिसेस सीलोस दिखती है जो कि अमीलिया पोल्जमैन को मशरूम्स दिया करती थी। ईडा उस डायरी में आगे पढ़ती है कि ये साल था 1980 का। हमारी हाउसकीपर मॉम को गार्डन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी और वो बहुत शांत किस्म की थी। मेरे डैड ने खुश होकर उसे एक स्नेल नेकलेस गिफ्ट कर दिया, पर उन्होंने मॉम को काफ़ी लंबे समय तक कुछ भी नहीं दिया था और डायरी के आगे के पेजेस खाली थे। साथ ही टेप भी वहीं रुक जाती है। आगे ईडा कहती है कि मार्टिन पोल्जमैन मिसेस सेलोस को पसंद करते थे। उन्होंने अपनी वाइफ अमीलिया को लंबे समय तक कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मिसेस सीलोस को एक स्नेल नेकलेस गिफ्ट कर दिया। फ्रिट्ज कहता है कि अगर ये बात सच है तो वो स्नेल नेकलेस अब भी मिसेस सीलोस के पास ही होगा। फ्रिट्ज मिसेस सीलोस के घर की डोरबेल बजाता है, पर घर पर कोई भी नहीं था। तो फ्रिट्ज के ही आइडिया से हेनरिक और ईडा घर के पीछे की वेंटिलेशन जाली को खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ उन्हें एक शेल्फ में ढेर सारे जार में अलग अलग वैरायटी के मशरूम्स रखे मिलते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रिट्ज को मिसेस सीलोस घर आती हुई दिखती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रही होती है, फ्रिट्ज हेनरिक और ईडा को आगाह करने के लिए जोर से चिल्लाता है, हेलो मिसेस सीलोस। और आवाज़ सुनकर हेनरिक के हाथ से एक मशरूम जार गिर जाती है, जिसे सुनकर मिस सीलोस तुरंत घर के अंदर आ जाती है और वो पीछे वेंटिलेशन से भाग रहे होते हैं, पर हेनरिक के निकलने से पहले ही वो उन्हें पकड़ लेती है। आगे फ्रिट्ज बड़ी बेशर्मी के साथ मिस सीलोस से पूछता है कि क्या वो पोल्जमैन के घर में हाउसकीपर थी और क्या उन्होंने रॉल्फ और रोलैंड को पॉइजन दिया था। ये सुनकर पहले मिस सीलोस तो उन्हें डांटती है, फिर कहती है कि वो उस घर में हाउसकीपर थी, पर मिसेस पोल्जमैन के पागल होने से पहले ही वो उस घर को छोड़ चुकी थी। फ्रिट्ज एक और सवाल पूछने ही वाला होता है कि हेनरिक उसे वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर ईडा कहती है कि वो अब ये सब नहीं कर सकती और उन्हें भी ये सब बंद कर देना चाहिए। हेनरिक और ईडा की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और ईडा गुस्से में अपने घर चली जाती है। हेनरिक भी अपने घर आ जाता है और दरवाजे के पास लगे आईने में उसे एक पल के लिए रॉल्फ की आत्मा दिखती है। हेनरिक अब इस घर में हुए मर्डर के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, और उस रात उसे सेमेटरी, अमीलिया, रॉल्फ और रोलैंड के सपने भी आते हैं। अगले दिन वो जब नींद से जागता है तो उसके हाथ में स्लग पॉइजन का जार था, पर वो पूरा खाली था। हेनरिक दौड़कर नीचे जाता है और सेबाइन को कॉफ़ी पीते देख वो उसके हाथ से वो कप गिरा देता है और कहता है कि इसमें स्लग पॉइजन है, पर सेबाइन बताती है कि उसने कप का उसे बाहर छिड़क दिया है। बाद में वो ईडा के पास जाकर पिछले दिन के लिए सॉरी कहता है और वहाँ से वो थोड़ी देर नदी किनारे बैठने के लिए चले जाते हैं। ईडा हेनरिक से पूछती है कि क्या वो इस हफ्ते हो रहे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फेस्टिवल में आ रहा है या नहीं, तो हेनरिक हाँ ना कह के बात को टाल देता है। तभी ईडा को हेनरिक के ऊपर रॉल्फ की आत्मा दिखती है तो वो डर के पीछे हट जाती है। घर पर आकर वो आईने में फिर से देखते हैं, पर तब उन्हें हेनरिक के फेस पर कुछ नहीं दिखता है। सेबाइन काम पर जाने से पहले हेनरिक से कहती है कि आज वो घर देर से आएगी, खाना फ्रिज में रखा है तो वो टाइम से डिनर कर ले। आज रात वो सभी साथ रुक रहे थे और हेनरिक के सोने के बाद रॉल्फ के आत्मा के आने का वेट कर रहे थे, पर हेनरिक और ईडा सोने की कोशिश तो करते हैं पर सो नहीं पाते, क्योंकि फ्रिट्ज एक बड़े से पैकेट से आलू के चिप्स खाते हुए आवाज़ कर रहा था। ईडा उसे चुपचाप सो जाने को कहती है, तब जाकर वो सभी सो पाते हैं। अब सबके सो जाने के बाद आधी रात में हेनरिक ईडा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कुछ खुसफुसाने लगता है। जब ईडा उठकर देखती है
तो हेनरिक में रॉल्फ की आत्मा आ गई थी। वो डर के मारे फ्रिट्ज को लेकर नीचे भाग जाती है और हेनरिक भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। फ्रिट्ज जल्दी से टेबल के चारों ओर आलू के चिप्स बिखेर देता है और वो टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। रॉल्फ की आत्मा इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती थी क्योंकि आलू के चिप्स में ढेर सारा सॉल्ट होता है और हमने स्टार्टिंग से ही देखा था कि भूत प्रेत इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते थे। ईडा उसे स्लोवेनियन में पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो रॉल्फ कहता है कि उसे बदला चाहिए, मर्डर मॉम। रॉल्फ की बात से ये समझ आता है कि अमीलिया का भी रॉल्फ और रोलैंड की तरह ही मर्डर हुआ था, इसलिए रॉल्फ की आत्मा बदला लेने की बात कर रही थी। तभी सेबाइन घर वापस आ जाती है और वो पूरी ड्रंक थी, तो हेनरिक उन्हें उनके कमरे में ले जाकर सुला देता है और बाद में वो सभी भी सो जाते हैं। अगले दिन वो फेस्टिवल में जाने के लिए मार्केट से ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम खरीदने आ गए थे और रात में हेनरिक उनकी माँ और एडी से पहले ही फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसे सेमेटरी की ओर जाते हुए एक कार दिखती है। हेनरिक जब चुपके से देखता है तो उस कार में से कोई उतरकर रॉल्फ और रोलैंड की ग्रेव पर फ्लावर्स रख रहा था और गौर करने वाली बात यह थी कि उसने वो स्लेल नेकलेस पहना हुआ था। हेनरिक फ्रिट्ज को कॉल करके ये बात बताता है कि उसने रियल मर्डरर को ढूंढ लिया है और कार की नंबर प्लेट की फोटो भी भेजता है, पर वहाँ इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। हेनरिक उससे कहता है कि वो उसकी कार में बैठ रहा है और फ़ोन कट कर देता है। इस तरफ सेबाइन और एडी पार्टी में आ गए थे और फ्रिट्ज और ईडा बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फ्रिट्ज कहता है कि मिस सीलोस ने बताया था कि रॉल्फ और रोलैंड के मरने से पहले ही वो उस घर को छोड़ चुकी थी, तो क्या हो अगर उन्होंने एक दूसरे हाउसकीपर को रख लिया हो। तभी ईडा सीधा मिस सीलोस से जाकर ये बात पूछती है, जिस पर मिस सीलोस हाँ में सर हिलाती है। इसका मतलब दूसरी हाउसकीपर वही नेकलेस पहने हुए औरत थी और हेनरिक उसकी कार में था। वो कार एक घर के पास आकर रुक जाती है और हेनरिक पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चला जाता है। हेनरिक को वहाँ आईने में रॉल्फ की आत्मा दिखती है जो ड्रॉर की तरफ इशारा कर रहा था। जब हेनरिक ड्रॉर खोलता है तो वहाँ उसे कुछ लव लेटर्स मिलते हैं जिनमें प्रेगनेंसी की बात लिखी हुई थी। तभी पीछे से वो औरत उसके कंधे पे हाथ रखती है तो हेनरिक घर से बाहर निकल जाता है। उसी समय जेरल्ड भी वहाँ आ गया था और वो हेनरिक को पकड़ लेता है और जेरल्ड उस औरत को मॉम कह रहा था। ये सुनकर हेनरिक जेरल्ड का हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ ईडा साइकिल में हेनरिक को ढूंढने निकल गई थी और फ्रिट्ज बाहर बैठे पुलिस वालों को सर्च टीम बुलाने को कहता है। पार्टी में सेबाइन हेनरिक को मैसेज कर रही थी पर वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी एडी नींद में स्लोवेनियन में कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसे सुनकर सेबाइन के बॉस कहते हैं कि एडी स्लोवेनियन भाषा कह रहा है। सेबाइन ये सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एडी को स्लोवेनियन भाषा नहीं आती थी। सेबाइन के बॉस कहते हैं कि एडी स्लोवेनियन भाषा में कह रहा है कि हेनरिक खतरे में है, तो सेबाइन एडी को लेकर हेनरिक को देखने के लिए बाहर आ जाती है जहां फ्रिट्ज और पुलिस वाले पहले से खड़े थे। वो सभी हेनरिक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इस तरफ हेनरिक को सामने से ईडा आती हुई दिखती है। हेनरिक उसे सारे लेटर्स दिखाते हुए बताता है कि वो जेरल्ड था। जेरल्ड मिस्टर पोल्समैन का नाजायज बेटा है और वो दूसरी हाउसकीपर जेरल्ड की ही माँ थी जिसका अफेयर मिस्टर पोल्समैन से चल रहा था। तभी वहाँ जेरल्ड अपनी कार से आ जाता है और उसे देखकर हेनरिक और ईडा जंगल की ओर भाग जाते हैं। जेरल्ड अपनी कार से गन निकाल लेता है और उनका पीछा करने लगता है। भागते समय हेनरिक का फोन जंगल में ही गिर जाता है और वो उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां सेबाइन काम करती थी। जेरल्ड भी वहां आ गया था और उससे छिपने के लिए जैसे ही हेनरिक और ईडा पीछे हटते हैं वो एक पानी के गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरने से हेनरिक का पैर दो पत्थर के बीच फंस जाता है और तेज बारिश की वजह से वो पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। जेरल्ड उन्हें ऐसी हालत में देखकर वहां से चला जाता है और तभी हेनरिक ईडा से कहता है कि उसे भी जल्दी से जाकर मदद बुलानी चाहिए। तो ईडा जेरल्ड के जाने के थोड़ी देर बाद ही सबको ढूंढने के लिए निकल जाती है। जेरल्ड अपने घर आ गया था और वहां पहले से ही सभी लोग आ चुके थे, तो जेरल्ड जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे रोक लेती है। उसी समय ईडा भी वहां आ जाती है और सभी को बताती है कि हेनरिक गुफा में फंस गया है। उनके वहां पहुंचने तक सुबह हो चुकी थी पर वो हेनरिक को बचाकर बाहर ले आते हैं। तभी एडी के अंदर रोलैंड की आत्मा आ जाती है और वो जेरल्ड की माँ के पास जाकर कहता है कि वो आप थी, तो वो समझ जाती है कि ये रोलैंड है और उसके बाद वो कहती है कि वो बस उस दिन अमीलिया को पॉइजन देना चाहती थी, उसे नहीं पता था कि बच्चे भी घर पर होंगे।
तो कुछ समय बाद ये केस रीओपन होता है, जिसमें जेरल्ड की माँ ये कन्फेस करती है कि अमीलिया को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं थी और ना ही उसने अपने दोनों बेटों को मारा था। तो आखिर में अमीलिया, रॉल्फ और रोलैंड को न्याय मिल जाता है और उनकी आत्मा एक पल के लिए सबके सामने आती है और गायब हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने और भी बहुत सारी हॉरर मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन की है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।